हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में। इस क्लास में हम अपनी क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है। वी ऑलरेडी डन द चैप्टर 1 to 3 एंड दिस चैप्टर द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 is related to chapter 4, and in this chapter we are going to talk about the growing up as a boy and girl। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे growing up as a boy and girl are different and how they are raised a question in this society, and what are the government initiative and facilities provided for the things which are happening through by the concept of growing up up a girl and a boy। ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। सो डू ऑल सोसाइटी लुक एट द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। अगर आप वेस्टर्न एंड इंडियन ईस्टर्न सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न सोसाइटी की, मतलब इंडियन सोसाइटी एंड द अमेरिकाज इंग्लैंड्स की बात करें, क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेम नज़रिए से देखा जाता है? तो इसमें एक क्वेश्चन अरेज हुआ है। इसमें आपको केस स्टडी भी प्रोवाइडेड है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें how the different roles assigned to boys and girls and prepare them for their future roles as their women and men। कैसे जो बचपन से ही हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कैसे वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रिलेटेड टू आर फ्यूचर चॉइसेस, फ्यूचर करियर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, कैसे रिलेटेड है। how inequality between men and women emerge in the area of work। तो इसमें कैसे इनइक्वालिटी इन द एरिया ऑफ वर्क आर डिफ्रेंशिएटेड और कैसे एमर्ज हो जाती है बेसिकली इनइक्वालिटी सोसाइटी में। एसेंशियल देख लेते हैं। तो ये हमारे मेंस के पेपर में GS1 जो कि रिलेटेड टू सोसाइटी है, उससे रिलेटेड है। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात हुई है। 2 में पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, क्या पॉलिसीज़ प्रोवाइडेड है फॉर दिस इनइक्वालिटी विच इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सेक्स, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइडेड है। एथिक्स में हमारा केस स्टडी आ जाएगा जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी पे, और सोशियोलॉजी का तो एक ऑप्शनल है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जेंडर। हमें पहले जान लेना है कि जेंडरिंग इज़ अ प्रोसेस। जो आप जेंडर समझ रहे हैं, जेंडर इज़ अ वेरी डाइवर्स कॉन्सेप्ट एंड सेक्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। सेक्स में आपका सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को ही इंक्लूड किया जाता है, जबकि जेंडर में आपके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते हैं, साथ ही साथ आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टीरियोटाइपिंग, सोशल वैल्यूज़ भी अटैच्ड होते हैं। यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी एंड आप जो चॉइसेस मेक करते हैं अपने फ्यूचर करियर के लेके, वो सब आपके जेंडरिंग का पार्ट हो जाता है, जेंडर का पार्ट हो जाता है। और जेंडरिंग इज़ अ प्रोसेस, मतलब आप एक जेंडरिंग के पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, तब आप जेंडर में डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं नेचुरली, क्योंकि सोसाइटी ने वो प्री कंसीव्ड रखा है, प्रिजुडाइजेस के वे में रखा है, स्टीरियोटाइपिंग के वेज में रखा है। जेंडर इज़ अ टर्म दैट वी मे ऑफन हैव हर्ड ड्यूरिंग अप्लाई द ऑनलाइन फॉर्म। मतलब हम जब ऑनलाइन फॉर्म करते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि जेंडर में जब पूछते हैं आपका जेंडर क्या है, तो उसमें मेल एंड फीमेल होता है। आजकल तो थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया गया है जेंडर में। बेसिकली हम नॉर्मल कन्वेंशनल वे की बात करें जिसमें मेल एंड फीमेल को ही इंक्लूड किया जाता है। तो हम उस जेंडर से ये समझ रहे हैं, जेंडर का मतलब होता है आदमी और औरत। तो सेक्स का मतलब क्या होता है? जेंडर इज़ अ सोसाइटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, सोसाइटल ड्रिवन कॉन्सेप्ट है ये। सोसाइटी ने इनको बनाया है जेंडर को। जेंडर मतलब सोसाइटी जब जेंडर वर्ड यूज़ करती है तो जेंडर में सिर्फ आपका सेक्स इंक्लूड नहीं हो जाता। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, द मेडिकल डिफरेंसेस, द नेचुरली इनग्रेन्ड डिफरेंसेस इन बॉय एंड अ गर्ल, वेयर इज जेंडर इज रिलेटेड टू सेक्स as well as social values, stereotypings, norms which are emerged in the child of the girl or the boy in the society which they are living in. It determines, for example, who we are, what will become। ये जेंडर का पूरा
आइडिया है कि जेंडर है क्या। ये डिटरमाइंस क्या करता है, एग्जाम्पल हम कौन हैं, हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, क्या चॉइसेस हमारे पास हैं अवेलेबल, सोसाइटी ने कौन कौन से चॉइसेस गर्ल्स को दिए हैं, कौन कौन से बॉयज़ को दिए हैं, दे आर ऑल रिलेटेड। In this lead us to thinking that roles that we see as men and women as play fixed and natural। मतलब जो 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 जेंडर है, जेंडर में जो हमारा मेल एंड फीमेल है, उसमें जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो रोल्स प्रोवाइडेड है, हमें लगता है ये सो फिक्स्ड है और इतने नेचुरली है, इसमें कोई भी मोबिलिटी का चांस नहीं है। फीमेल्स आर ओनली मेंट फॉर डोमेस्टिक कोर्स, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए बनी है, नेचुरली है ये। हम कभी क्वेश्चन भी नहीं करते कि वाई दे आर ओनली मेंट फॉर डोमेस्टिक वर्क्स एंड वेयर इज ये बेसिकली मेल क्या होता है, मेल जॉब करता है, पैसे कमा के घर लाता है, वही पैसे से फीमेल घर चलाती हैं। ऐसा कुछ पूरी कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती है, जो कि इतना नेचुरल बना दिया जाता है कि हम उसको क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट दीज रोल्स डिफर अक्रॉस कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड की बात क्या करें, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। इंडियन सोसाइटी में आप नॉर्थ ईस्ट साइड देखा होगा, मेघालय की कम्युनिटी है, गारो खासी जयंतिया, उसमें आप देखते हैं कि मैरिज होता है, जब मैरिज होता है, सेंट्रल इंडिया की बात कर रही हूँ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली मेघालय घारो जयंती में क्या होता है, जो मैरिज के बाद क्या होता है ना, जो डॉटर, जो ब्राइड होती है, ग्रूम ब्राइड साइड रहने लगता है, मतलब ग्रूम इन लॉज ब्राइड के फैमिली के साथ रहने लगता है। वेयर इज़ इन सेंट्रल इंडिया जो लड़की है शादी के बाद लड़कों के घर जाती है। तो ये दो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ना, तो ये कम्युनिटी बेस्ड डिफरेंसेस भी देखने को हमें मिलते हैं जेंडरिंग में। बाय जेंडर देन वी मेन द मैनी सोशल वैल्यूज and stereotypes are culture attached to the biological distinction, only biological distinction is sex. And if we attached social values and stereotyping cultures to this biological differences is make gender। कैसे हम सेक्स पे सोसाइटी के वैल्यूज़ को और उसके सोच को, कल्चर को लिंक कर देते हैं, तो वो जेंडर बन जाता है। मतलब हम बस सेक्स में अपने सोशल वैल्यूज़ को रख रहे हैं प्लस कल्चर को रख रहे हैं, वो हमारा जेंडर बन जा रहा है इन सब के सम को। और जो हमारा सेक्स है वो सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, द मेडिकल डिफरेंसेस, द नेचुरली गिवन डिफरेंसेस इन मेल एंड वीमेन। जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे मेल एंड फीमेल है बायोलॉजिकली, तो ये हमारा जेंडर हो जाता है। इट इज़ टर्म दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द इनइक्वालिटीज़ एंड पावर रिलेशन। हम जब जेंडर वर्ड यूज़ करते हैं ना, हमें पहले ही पता चल जाता है क्या क्या इनइक्वालिटीज़ अटैच्ड मैन एंड वीमेन में, और क्या क्या पावर डायनेमिक्स है। पावर डायनेमिक्स मतलब male are head of the family, female are not the head of the family, male are the breadwinners and female are the domestic chores, males have more फाइनेंशियल ऑटोनमी, फीमेल्स आर लेस। तो जब जेंडर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सोशल बैकग्राउंड सारे याद आ रहे हैं जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं। तो इसी में हमारे एक 2 केस स्टडी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में अपने एसेज में। ग्रोइंग अप इन अ डिफरेंट वे, जब इसने बोला ना कि कम्युनिटी में जो जेंडरिंग का प्रोसेस है बहुत डिफरेंट होता है, तो इसमें 2 कम्युनिटीज़ को किया है, बेसिकली वर्ल्ड के 2 डिफरेंट कॉर्नर्स को अटैच किया है कि कैसे समोआ में कैसे बच्चों को ग्रोन अप किया जाता है, और कैसे इंडिया में वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स। तो क्वेश्चन अरेज किया है और इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट एस्पेक्ट से आंसर करने की ट्राई करेंगे। पहले समोआ आइलैंड का लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, जेवा सी भी पढ़ा होगा अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, तो यहीं पे हमारा ऑस्ट्रेलिया के इस साइड जाएंगे हमारा समोआ आइलैंड है। ठीक है, समोआ आइलैंड की लाइवलीहुड की बात करते हैं। ग्रोन अप समोआ सोसाइटी में क्या होता है, द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। बेसिकली समोआ सोसाइटी में
बच्चे के स्कूल जाते ही नहीं हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स एंड टेक ऑफ द चिल्ड्रन, डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम देयर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। मतलब वो लर्निंग, घर का काम, घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चों की देखभाल करना, वो अपने बड़ों से सीख लेते हैं या तो अपने मम्मी पापा से सीख लेते हैं। ठीक है। As soon as babies could walk, their mothers and others adults no longer looked after them। जैसे ही बच्चे चलने लगता है तो क्या करते हैं, उनके जो सिबलिंग्स होते हैं वही उनको टेक केयर करने लगता है। मदर एंड फादर वर्किंग में स्टार्ट हो जाते हैं करना, वर्किंग। ओल्डर चिल्ड्रन आफ्टर ऑफन एज यंग एज 5 year olds वो लुक टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब 5 साल के छोटे छोटे बच्चे तक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी एंड पापा, the female basically mother and father are working outside। both boys and girls look after their young siblings। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे नहीं हुआ है कि जेंडर के हिसाब से, both girls and boys are looked after the siblings। Fishing was a very important activity on the island। By the time boys was about 9 year old, he joined older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts। तो जब वो जैसे ही जो लड़के होते हैं 9 साल के आसपास हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, और जबकि लड़कियां घर में ही रह जाती हैं, बच्चों की देखभाल करती है, घर का काम करती है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू द लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रंस एड एंड अडल्ट टिल दे वर टीनेजर। जैसे ही वो टीनेजर हो जाती हैं, उनके पास और फ्रीडम आने लगती है। फ्रीडम कैसे आने लगती है? आफ्टर द एज ऑफ द 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट आफ्टर द फिशिंग। बेसिकली जो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है वो इतना डाइवर्स नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉय भी सेम स्टेज से गुजर रहा है जो कि गर्ल्स गुजर रही है, बस उसमें ये है एज डिफरेंसेस है कि बॉयज़ पहले गुजर जा रहे हैं, गर्ल्स बाद में हो रही है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, इतना डिस्टिंक्शन डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिल रहा, इतना डिफरेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मतलब एक इक्वालिटी एग्जिस्ट है, इक्वालिटी एग्जिस्ट है। अब डेवलपमेंट की बात का अलग क्वेश्चन है, बट इक्वालिटी देयर इज एग्जिस्टेड। इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोइंग अप मेल इन एमपी इन 1960s, देखते हैं। आफ्टर फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। मतलब क्लास 6 के बाद से ही पता चल जाता है कि अब जेंडरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो वो बचपन से हो जाता है, बट नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर getting what basically the term gender means। गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड। अब इसमें देखिए कैसे 6 के बाद क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमारे जेंडरिंग पर्सपेक्टिव में। जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कैसे जो ये प्रोसेस हो रहा है किस वे में हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे देखने को मिल रहा है, वो सब इसमें बताया गया है। उसको जो गर्ल्स के स्कूल होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं बॉयज़ के स्कूल से। गर्ल्स के स्कूल क्या होते हैं, बेसिकली कोर्टयार्ड होता है, चारों तरफ से बिल्डिंग होती है ऐसे करके, और बीच में उनका प्लेइंग ग्राउंड होता है गर्ल्स का। वेस्ट बॉयज़ का स्कूल क्या होता है, बिल्डिंग होती है, यहाँ पर खुला मैदान होता है, बॉयज़ पूरे में खेलते रहते हैं। ऐसा कुछ स्कूल का सिस्टम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है वेयर द प्लेड टोटल सलक्यूजन और सेफ्टी के लिए होता है, आउटडोर फ्रॉम द वर्ल्ड के लिए होता है। मतलब इनकी इतनी सेफ्टी प्रोवाइड कर दी जाती है कि चारों तरफ से घिरे रहते हैं। और बॉयज़ के लिए जो स्ट्रीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली प्लेस टू स्टैंड अराउंड प्लेइंग, ट्राइंग ट्रिक्स, बाईसाइकिलिंग। और गर्ल्स के लिए वे स्ट्रीट्स क्या होते हैं, गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गो स्ट्रेट होम। उनके लिए वहाँ पर कोई मज़े करने का काम नहीं होता। स्ट्रीट उनके लिए बस एक वे होता है कि आप घर जाएँ, घर से वापस आएँ, घर जाएँ, घर से वापस आएँ। ठीक है। और बॉयज़ के लिए क्या होता है कि वहाँ पर ट्रिक्स करेंगे, फ़नी मजाक करेंगे, मज़े करेंगे, प्ले करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे कैरिड द फियर ऑफ टीज एंड अटैक का। उनके पास फियर होता है कि कोई मुझे टीज ना कर ले, अटैक ना कर दे। तभी वो सोचते हैं कि ग्रुप में रहेंगे तो दे आर मोर सेफ एंड देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्लोज between the girls। Okay, if also realize that society make clear distinction between boy and girl, this begin from the very young age। कैसे सोसाइटी डिस्टिंक्शन पहले से ही बनाने लगती है फ्रॉम वेरी यंग स्टेज। कैसे होता है कि क्या होता है, बॉयज़ को जो टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। टॉयज़ बॉयज़ को कार देंगे, गर्ल्स को डॉल पकड़ा देंगे, बोलेंगे कि डॉल्स आर मेंट फॉर गर्ल्स। सेम अगर प्रेजुडाइसेस की बात करें, मैंने आपको प्रेजुडाइस का मतलब क्लास 6 में बताया था, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। प्रेजुडाइस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड आइडिया। मतलब अगर इसमें प्री कंसीव्ड का एग्जाम्पल ले लें, फिर देखिए गर्ल्स
गर्ल्स को पिंक पसंद होगा, ये प्री कंसीव्ड है, हमने हमें माना नहीं, हमें पता नहीं है, ये जनरलाइज फॉर्म है कि गर्ल्स को हमेशा पिंक ही पसंद होगा। गर्ल्स आर नॉट मस्कुलर, वो मस्कुलर नहीं होंगी। गर्ल्स आर इमोशनल, गर्ल्स आर इमोशनल, गर्ल्स कैन क्राई, गर्ल्स नो कुकिंग, मतलब उनको डोमेस्टिक वर्क आना चाहिए नेचुरली। बॉयज़ के साथ प्रीजुडाइज क्या हो जाता है, बॉयज़ आर मस्कुलर, क्यों, वो मस्कुलर नहीं होंगे तो क्या वो बॉयज़ नहीं होंगे। बॉयज़ आर मोर इमोशनली स्ट्रांग, वो इमोशनल नहीं हो सकते, वो रो नहीं सकते, डोंट क्राई। ठीक है, अब यहाँ पर राजपूत साइड्स में तो एक नया ट्रेंड चलता है, वैसे वो बहुत पहले से चल रहा है कि जिसके मूछें होंगे, मस्चेज होंगी, वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा, लाइक। तो ये सब हमारे सोसाइटी में कैसे देखने को मिल रहा है सिंस चाइल्डहुड। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। डे टू डे लाइफ में हमें डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जेंडरिंग प्रोसेस एंड दिस मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉय एंड गर्ल। हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, गर्ल की ड्रेसिंग को लेके, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, बॉयज नीड टू बी टफ एंड रफ। All these are ways of the telling children that they have specific role to play when they grow up as a men and women. ठीक है, later in life these efforts, the subject they study and the career they choose, ये जो जेंडरिंग का प्रोसेस होता है इतना this is so ingrained in the mind of the children that after they choose क्लास 6 के बाद तो पूरा सेपरेशन स्टार्ट ही हो जाता है, सेपरेशन बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। बट जैसे ही क्लास 10 तक आते हैं उसमें स्ट्रीम्स में डिवीजन होने लगता है, जैसे कि इसमें साइंस एंड मैथ्स की बात हो जाती है तो बोलते नहीं प्री कंसीव्ड आइडिया कि वुमेन्स आर ऑलवेज वीक इन मैथ्स एंड देयरफॉर वुमेन्स शुड टेक साइंस। और एक नया और एक कंसेप्ट आ रहा है कि साइंस भी अब नहीं लेना चाहिए, उनको आर्ट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द कॉमर्स एंड द साइंस वन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो रही है, डिस्टिंक्शन स्टार्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको आप पैराडॉक्स में देखें तो यहाँ पर देखिए पैराडॉक्सेस ऐसे अरेंज होंगे। एक तरफ हमारी शकुंतला देवी थी, द मैथमेटिशियंस, गार्गी थी, और एक तरफ सोसाइटी के नॉर्म चल रहे हैं कि गर्ल्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन कैलकुलेशन। और एक हमारा साइंटिफिक ड्रिवन स्टडी है कि girls can do multitask at the same time, multitasking, whereas boys can't do, girls are more creative than boys। और यहाँ पर एक अलग ही पैराडॉक्स चल रहा है कि they are not that much creative and therefore they should adopt arts or the vocational subjects। और तो ये हमारे कैसे अटैच्ड है प्रेजुडाइजेस। एक ही हमारे देखिए, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, छिछोरे मूवी आई थी, छिछोरे मूवी में तो ऐसा एक नया एक डायलॉग ही था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लड़कियां जल्दी सेंचुरीज के बाद 1-2 लड़कियां देखने को मिलती हैं। तो इससे पता चल रहा है तो इंजीनियरिंग जो हमारा ये जो प्रोफेशन है, दे आर ओनली मेंट फॉर बॉयज़ इन सोसाइटी। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड आइडेंटिटी। अब कैसे आपका जेंडर और जेंडरिंग कैसे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस तक ले जाती है, हम देखते हैं। आइडेंटिटी इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ऐसी आप सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आप कहते हो हु यू आर, पूछते ना हु यू आर, तो बेसिकली हम उसको आंसर कैसे करते हैं, आप कौन हैं। तो हम कहते हैं अगर आप करियरली वेल ड्रिवन इंसान हैं तो आप कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। तो आपका जो हु यू आर है ना, आपका प्रोफेशन बता रहा है कि आप कौन है। तो इसी से आप बोल रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस होती है, हु वन इज। टिपिकली अ पर्सन कैन बी अ सर्वल आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन बी अ गर्ल, अ सिस्टर एंड म्यूजिशियन। मीन्स अगर आप बात करें एक गर्ल की, एक गर्ल क्या हो सकती है, एक डॉटर हो सकती है, एक मदर हो सकती है, एक सिस्टर हो सकती है, एक वाइफ हो सकती है। एज अगर इसकी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक म्यूजिशियन, डॉक्टर, एनीथिंग शी इज़ वांट, वो हो सकती है। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाता है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ होने लगता है, जब हम सोसाइटी के प्री कंसीव्ड आइडिया के डिफरेंट अगेंस्ट सोचने लगते हैं, वहाँ पर हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट चला है कि ये जो वुमेन है, वुमेन जो शादी करती हैं, अब एक हमने रिसेंटली एक केस देखा था जिसमें वुमेन ने अपने से ही शादी कर ली थी। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म। ओके, तो उसमें क्या होता है, अब ये सोसाइटी के आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि क्या ये हमारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर हमारी ये थिंग्स देखने को मिलती हैं।
वैल्यूइंग हाउस वर्क। अब हाउस वर्क को कैसे वैल्यू करना चाहिए, आप 2023 में देखेंगे क्वेश्चन आया था केयर इकॉनमी पे, केयर इकॉनमी एंड मोनेटाइज्ड इकॉनमी। मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप उससे अटैच कर सकते हैं ये पूरा जो आगे की स्लाइड्स होंगी उससे। Across the world, men responsible for the housework and caregiving tasks like looking after the family, especially the children, rarely 6 members lies with the woman. पूरे पूरे वर्ल्ड में ही बात कर लो आप, कितनी डिफरेंट वर्ल्ड क्यों ना हो, केयर इकॉनमी एंड द हाउस ऑफ वर्क्स आर only on the shoulder of the women. Yet we have seen that work that women do in home and recognize the work, assume that this sometimes have naturally to women. मतलब हमें लगता है कि जो इमोशनली स्ट्रांग होती इमोशनली अटैच होते हैं चिल्ड्रन से वुमेन, दे आर नेचुरली, गॉड मेक देम लाइक दिस। वुमेन्स को गॉड ने बनाई ऐसी इमोशनल है कि ताकि वो बच्चों का नर्चरिंग कर सके, डोमेस्टिक काम कर सकें, हाउस वर्क कर सकें। तो बेसिकली दे आर नेचुरली डिफरेंट, बट दे आर नॉट दैट मच नेचुरली डिफरेंट बिकॉज दीज आर द things which are engraved in our mind through the process of gendering. Okay, if therefore does not have to be paid and society devalues this work. बेसिकली आप जिस काम के लिए पेड नहीं हो रहे, आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो डीवैल्यू करने लगते हैं, आप उसके काम को वैल्यू नहीं करते, उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर, ये हम आप देखेंगे ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में भी भारत माता की एक जो पोर्ट्रेट लाई जा रही थी, उस समय ये पिक्चर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। देखिए इसमें देखिए वुमेन्स के इतने सारे हाथ हैं और इसमें कितने सारे काम से, साथ ही साथ नर्चरिंग ऑफ द बेबी एज वेल एज फैचिंग द वाटर, लुकिंग आफ्टर द हाउस, कुकिंग। केयर गिविंग एंड डिवैल्यूड का डेफिनेशन देख लेते हैं। केयर गिविंग refers to the range of tasks related to looking after and nurturing beside physical tasks. They also involve in strong emotional aspects. See, so strong emotional aspect, कैसे केयर गिविंग को भी इमोशनल एस्पेक्ट से अटैच कर दिया। These are not the only thing which is we learned in our gendering process. Okay, devalued when someone is not given due recognition for the task. एक एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी में ही प्रोवाइडेड आगे में कि फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त ने आपके हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत ही मेहनत की है, पूरा रूम बलून से सजाया है, पूरे केक वेक डेकोरेशन किया है। आपने क्या किया है, बस आके आप केक काट के चले गए, तो आप सोचिए आपके दोस्त को क्या लगेगा। आपके दोस्त तो सोचेगा ना कि आप उसके काम को रिकॉग्नाइज करते, एक्नॉलेज करते, उसको अप्रिशिएट करते, तभी तो वो काम वैल्यू बनेगा। मीन्स उसको हैप्पीनेस भी तो होना चाहिए ना जब वो इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो वही बात कर रहा है कि कैसे उसके काम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, वो डिवैल्यूड हो जाता है। सेम गोज विद द वुमेन looking after the children, taking care of the household works. These are the things which we usually don't value that much. If we think about it, then we actually do the valued वाला thing. अगर इसमें आप एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई थी, जो हाउस वाइफ वर्ड है वो अपने आप में इतना डेरोगेटरी है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि हाउस वाइफ, उसमें आप कोई एक स्पेशलिटी नज़र नहीं आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाउस वाइफ को रिप्लेस करके हम होम मेकर रखेंगे। होम मेकर में आपको रख भी रहा है, एक क्रिएटिविटी है और साथ ही साथ ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है कि येस दीज आर द होम मेकर इज़ अ मच मोर ब्रॉडर टर्म। मतलब इस काम होम मेकर उसी से लग रहा है कि क्रिएटिव होगा, उसमें मेहनत लगेगा, फिजिकली डिमांडिंग होगा। तो जो वर्ड का प्ले होता है ना, दिस आर नॉट ओनली फॉर द फनिंग पार्ट, basically they impact our psychological mind and this help us to came out of this so called gendering process. Okay, तो ये सेम 2023 के क्वेश्चन में भी ये हुआ था कि कैसे केयर इकॉनमी को मोनेटाइज इकॉनमी कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए द हाउस वर्क दे डू अदर फिजिकल डिमांडिंग होती है, बट हम उसको जो कि हम डिमांड देखते हैं कि जो फिजिकली डिमांडिंग वर्क होता है बेसिकली मेल करता है, बट हम वहीं देखते हैं कि फिजिकली डिमांडिंग वर्क विच इज़ इन द हाउस आर डन बाय द वुमेन्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पहले तो हम थोड़े स्टैटिक्स देख लेते हैं। Another aspect of the housework and caregiving that we don't recognize is this very time consuming. देखिए जो हमारा हाउस वर्क का वर्क होता है वो तो एक तो
फिजिकली डिमांडिंग भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और जो फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग का जो एस्पेक्ट है, फैक्टर है, वो हम बस मेल में लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है मेल जो ब्रेड विनर है, बेसिकली जो पैसे कमा के आ रहा है, वही ज़्यादा फिजिकल डिमांडिंग काम कर रहा है और टाइम कंज्यूमिंग काम कर रहा है। लेकिन हमारा जो ये है, वुमेन्स स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन, तभी हम इसमें जेंडर पे पैरिटी के ऊपर पढ़ते हैं, जो कि हमारे डीपीएसपी में भी बोला है, इक्वल वेज के ऊपर, जेंडर पे पैरिटी। वुमेन भी सेम काम कर रही है, अगर कॉर्पोरेट सेटअप में बात करें, वुमेन भी वही काम कर रही है जो मेल कर रहा है, बट उनकी जो वेजेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये प्री कंसीव्ड आइडिया है, पता नहीं कैसे ये प्री कंसीव्ड हो गया है। तो जेंडर पे पैरिटी का हमें एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो उसी में वो वही बताया जा रहा है कि वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन, एज मच हैव मच लेस टाइम ऑफ द लेजर। अगर घर की बात करें, इसमें पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक्स में क्या प्रोवाइडेड है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनएसओ के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नाउडेज, ठीक है। तो इसमें बोला है स्टेट हरियाणा है। इसमें बोला है वुमेन जो पेड वर्क में है, जो कि पूरे हफ्ते में 23 घंटे काम करती है, और वही वुमेन जो अनपेड वर्क में, हाउस वर्क में है, पूरे हफ्ते 30 घंटे काम करती है। तो अगर इसको 3 करे तो प्लस करे तो 53 आवर्स वो पूरे हफ्ते में काम करते हैं, टोटल पेड प्लस अनपेड। वेयर्स मैन जो कि पेड काम कर रहा है पूरे हफ्ते में 38 आवर्स, वहीं पे अनपेड काम कर रहा है वो 2 घंटे, मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा है हाउस वर्क। उनका कितना होगा? 40। आप 53 और 40 में डिफरेंस देख सकते हैं, कितना हाई है कितना लो है। पेड भी काम हो रहा है, अनपेड भी काम हो रहा है, इसी को डबल बर्डन बोला गया है। और इसी डबल बर्डन को इरेज करने के लिए, इसी की रेमेडी लाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज़ लाती है। तमिलनाडु में सिर्फ 1935 डिफरेंसेस सो हाई, अगेन सो लेस। तो इसी में हमें बताया गया है कि वुमेन्स घर के काम भी करती है, एज वेल एज जो बाहर के काम करने लगी है। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आते ही उनको डबल बर्डन, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी है। वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी की बात हो रही है। लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड, बस बेसिकली वैल्यू अटैच नहीं, इसलिए डी वैल्यूड है वुमेन्स का काम। लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एज an individual or family matter, is a part of the larger society of inequalities between the man and the woman। मतलब ये फैमिली पे डिपेंड नहीं करती, ये सोसाइटी में इतनी इनग्रेंड हो गई है, सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम है ये हमारा। तो इफ देयर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू द एक्शन, नॉट जस्ट एज अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल और एज अ फैमिली, बट ऑल्सो द बाय द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल को तो करना ही करना है, फैमिली को भी करना है, बट ये जो चेंज है ये गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। जब गवर्नमेंट एक लॉज लाएगी, उस पर पनिशमेंट्स लगाएगी। डाउरी, जैसे कि हमारा डाउरी का देखने को मिलता है, सती प्रोहिबिशन में आया है, डाउरी पे आया है, एज वेल डोमेस्टिक वायलेंस पे आया। दीज आर ऑल रिलेटेड टू द विशियस एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। एज वी नो, इक्वालिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट ही करता है इक्वालिटी। डीपीएसपी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें इक्वालिटी, द राइट टू इक्वालिटी मिलता है। आर्टिकल 15 में भी, आर्टिकल 14 में तो पूरा वेल ड्रिवन है, पूरे प्रिंसिपल्स हैं। और डीपीएसपी में भी इक्वल पे की बात होती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बी द रीज़न फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। कैसे कि देयर शुड बी नॉट बी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसी बातें हो रही हैं आर्टिकल 15 में। Women's works and equality. In reality, inequality between sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons. ये जो inequality exist है between the sexes, ये क्यों exist है, इसका reason जानने के लिए उन्होंने commit किया है for this and taking positive aspect to remedy the situation. For example, it recognize the burden of the child care. Government recognize the burden of the child care and housework falls on the women and girls. तो इसी को जो double burden का concept आया है, literally means double load. This term is commonly used to describe the women's work situation. It emerged from the recognition that women typically labor both inside the home and outside. Basically जो women होती है, वुमेन का एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से क्या कर, वो इनसाइड भी काम कर रही है घर के और आउटसाइड भी काम कर रही है घर के। उससे क्या हो रहा है, हमने अभी स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में देखा कि बेसिकली उनको इतना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इतना फिजिकली डिमांडिंग हो रहा है, तो उनका खुद के केयर के लिए, सेल्फ
अवेयरनेस की टाइम ही नहीं मिल रहा बेसिकली। इतना सेल्फ बर्डन हो जा रहा है, उनको डबल काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर अनपेड काम करना पड़ रहा है केयर गिविंग वाला, और यहाँ पर पेड काम करना पड़ रहा है जो मोनेटाइज इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। तो प्लस में डबल बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो इसी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है। यही हमारा एक रीज़न निकल के आया है कि क्यों हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ द डबल बर्डन एंड द आइडियाज एसोसिएटेड विद दिस। ओके, तो इसी को डबल बर्डन को कटेल करने के लिए, रेमेडी करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ लाई है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल। ठीक है, हमने समोना आइलैंड में भी देखा था कि मतलब बेसिकली वो स्कूल जाते ही नहीं है। जैसा बच्चा 5 साल के अराउंड होने लगता है, वो अपने सिबलिंग्स का टेक केयर करने लगता है, पूरे हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे आ जाती है। सेम गर्ल्स में भी क्या होता है, जैसे रूरल इकॉनमी में तो ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि फील्ड पे जितनी लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो द एल्डर गर्ल, उसमें भी एल्डर गर्ल लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। तो उसमें क्या होता है, एल्डर गर्ल अपने रिसोर्सेज को, अपने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। वो इसलिए उनको ना एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, ना सेल्फ केयर की, ना सेल्फ डेवलपमेंट की बात ना हो पाती है, ना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तभी गवर्नमेंट ने बोला है impact the whether girls can go attend school. It determines whether women can work outside or what kind of job and care they give. आफ्टर मैरिज वुमेन इतनी क्राइसिस में हो जाती है कि वो जॉब करे या छोड़े। पहले तो उनको इन लॉज की प्रेशर होती है, तब उनको जब आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाता है तब उनको टेक केयर करने की इतनी कोशिश होती है कि वो कैसे अपने बच्चों को टेक केयर करे। तो इस सारे रीजंस को देखते हुए उन्होंने इनइक्वालिटी को समझा गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज, चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सर्वर विलेजेस इन द कंट्री। आंगनवाड़ीज क्या होता है अभी देखते हैं हम, बट इसको अरेज करने के लिए आंगनवाड़ीज का प्रोविजन लाया। गवर्नमेंट हैज पास द लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 50 एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रिचेस फैसिलिटी। ये भी देखेंगे, ये बेसिकली एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर इंक्लूडेड। तो इसमें क्या होता है, जो जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पर ऑफिस में विद इन ऑफिस एक अलग सेपरेट रूम प्रोवाइड कर देते थे ताकि बच्चे वहाँ पर रह सकें। तो जो वीमेन है वो अपने बच्चों का भी टेक केयर कर सके इन ऑफिस, साथ ही साथ अपने ऑफिस का भी वर्क कर सके। तो यहाँ पर डबल बर्डन नहीं होगा कि उनको इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि घर पे जाके उनको टेक केयर करना है, नर्चरिंग का काम करना है। ठीक है, वो साइमल्टेनियसली बहुत काम कर सकती हैं। दिस प्रोविजन ऑफ क्रिचेस हेल्प अस मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब जब उनको ध्यान ही नहीं देना कि मैं बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगी, वो एम्प्लॉयमेंट अपनी जॉब पे अपने बच्चों के साथ ले जाती हैं, वहाँ पर बच्चे भी देख लेती हैं और साथ ही साथ अपना काम भी कर लेती हैं। तो ये करियर ड्रिवन मोनेटाइज इकोनॉमी में हेल्प भी मिलता है। आउटसाइड द होम इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इट ऑल्सो हेल्प्स पॉसिबल फॉर द मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स। अब इसमें आंगनवाड़ीज में क्या होता है, ये कैसे हेल्प है, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। आंगनवाड़ीज में क्या होता है, बेसिकली जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं 0 से लेकर 6 तक इन्फेंट्स, उसको आप आंगनवाड़ी में पढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। और इसमें कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होती है, गवर्नमेंट का खुद का इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या होता है, जो लड़कियां अपने सिबलिंग्स को, यंगर सिबलिंग्स को लुक आफ्टर करती थी, जिससे क्या होता था उनका स्कूल नहीं ले पाती थी, वो घर की जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाती थी, उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी। तो उसी को इरेज करते हुए गवर्नमेंट आंगनवाड़ी की फैसिलिटी लाई, जिसमें ये किसके अंदर आता है, हमारा अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, लर्न प्ले एंड ईट। इसमें क्या होता है, ये ईट है ना, मिड डे मील स्कीम से बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है, यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ प्ले भी हो रहा है ताकि फिजिकली भी वो स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पर पैकेज फूड मिलता है, बेसिकली यहाँ पर बना बनाया फूड नहीं मिलता, जैसे मिड डे मील स्कीम में प्रोविजन था, तो यहाँ पर हमें पैकेट फूड का प्रोविजन है। ये पैकेट फूड किसके लिए होता है, ये लैक्टेटिंग मदर्स को दी जाती है, एक्सपेक्टिंग मदर्स को दी जाती है, एंड द इन्फेंट फ्रॉम 0 to 6 years old। तो ये हमारा आंगनवाड़ी का प्रोविजन होता है, जिसमें क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड है वो अपने यंगर सिबलिंग्स को लुक आफ्टर नहीं करती, वो आंगनवाड़ी में उनको भेज देती है,
वहाँ पर वो एक विद इन द आवर वो उनको रखते हैं, फिर वो वुमेन का जो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ताकि वो स्कूल भी नहीं जा पाती, अपना करियर भी नहीं कर पाती हैं, तो ये उनको ईजी हो जाता है एक तरह से। देखिए क्रिचेस का हम देख लेते हैं। ऑफिस, ये वर्किंग वुमेन्स है, दे आर वर्किंग वुमेन्स इन कॉर्पोरेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनके कलीग्स भी हैं। तो ये एक रूम है जिसमें बच्चे ही रहते हैं बेसिकली। यहाँ पर बच्चों के रहने की पूरी सुविधा प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आप, एक मार्स मूवी आई थी, उसमें आप देखेंगे साइंटिस्ट होती है, साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनका न्यू बेबी हुआ होता है, तो वहाँ पर एक क्रिचेस की फैसिलिटी रख देते हैं वहाँ पर, तो वहीं पे वो टेक केयर भी करती हैं, साथ ही साथ काम भी करती हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर का समाप्तम होता है। एनालाइज हमने कर लिया है। अब क्वेश्चंस में देख लेते हैं। पहले हम टेकअवेज देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें बेसिकली जानना क्या था। आर्टिकल 14 एंड 18 में हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी है ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। हाउस होल्ड वर्क इज़ नॉट काउंटेड विथ कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो इसमें हम बताया कि हाउस होल्ड वर्क जो कि हमारा केयर गिविंग का वर्क है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में खुद ही बोलता है वो, इट कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का हमारा आंगनवाड़ी का चाइल्ड केयर का फैसिलिटी आ जाता है। एम फॉर द वेलफेयर ऑफ द मदर एज वेल एज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए, चाइल्ड इंटीग्रेटेड स्कीम से आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर मदर एंड द चाइल्ड दोनों के वेलफेयर की बात हुई है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2018 में मैंडेट क्रिचेस फैसिलिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर 50 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह रहा है हमारा, इसको देख लेते हैं। Anganwadis have been established at the village level under the integrated child development scheme. These are correct. We already talk about the, और इसमें क्या होता है, 0 से 6 ईयर्स के इन्फेंट्स को फूड, रहने की सुविधा है, फूड मिलती है, साथ ही साथ लैक्टेटिंग मदर्स को भी मिलती है एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स को भी मिलती है। ठीक है। क्रिचेस फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2018, जिसके लिए 50+ एम्प्लॉयज जहाँ पर रहते हैं, 50 एंड 50+ एम्प्लॉयज, वहाँ पर हमें क्रिचेस की फैसिलिटी मिलती है इन ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑफिस। ओके, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो बोथ आर करेक्ट। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। व्हाट आर द वेज इन विच द गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बॉयज, व्हाट आर द रीजन फॉर द प्रिवलेंस ऑफ सच क्राइसिस। तो यहाँ पर आप पहले देख लेंगे किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। तो आप इसको टाइम स्केल्स पे देख सकते हैं कि पहले अर्ली स्टेज में हमारा कैसे जेंडरिंग का डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, फिर कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे करियर ड्रिवन हो जाता है, कैसे सब्जेक्ट बेस्ड हो जाता है, एंड कैसे उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट करता है, और फिर कैसे व्हाट आर द रीजन फॉर द प्रिवलेंस ऑफ सच क्राइसिस। बेसिकली क्राइसिस हो क्यों रहा है, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का क्राइसिस क्या हो रहा है, साथ ही साथ आपको इसमें वे फॉरवर्ड भी बताना है। तो ये हमारा 80 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। और अब हम गौर कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी की मेंस के पीवाईक्यूज पे, जो हमारा 2023 में पूछा है जीएस3 में। तो जीएस3 में हमारा इकॉनमी में पूछा है, तो हमारे इकॉनमी से भी रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकॉनमी। केयर इकॉनमी में क्या हो रहा था, हमारा अनपेड वर्क की बात हो रही थी। ठीक है, और मोनेटाइज्ड इकॉनमी जिसमें हमारा पेड वर्क की बात हो रही थी। हाउ कैन केयर इकॉनमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकॉनमी। इसमें पूछ रहा है कि कैसे अनपेड जो केयर इकॉनमी है उसको कैसे हम पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कैसे केयर इकॉनमी को मोनेटाइज्ड इकॉनमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसका भी आंसर देने का ट्राई करना। ओके, विच बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली। ओके, तो सही, यहीं पर हमारे चैप्टर का फुल एनालिसिस ख़त्म होता है। सो इस चैप्टर में तो हमने देख लिया कि कैसे द ग्रोइंग अप ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल आर सो डिफरेंट, कैसे जेंडरिंग एंड सेक्स आर डिफरेंट, कैसे सोसाइटी बेस्ड सोशल वैल्यूज एंड स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट आर माइंडसेट, कैसे हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, कैसे हमारी आइडेंटिटी फॉर्म्ड होती है, कैसे डबल बर्डन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, डी वैल्यूड ऑफ द वर्क, केयर इकॉनमी की बात, मोनेटाइज्ड इकॉनमी की बात हो रही है, कैसे गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, आंगनवाड़ी, क्रिचेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की है ताकि डबल बर्डन का जो ये रीज़न आया है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो इसमें हमने सब डिटेल एनालिसिस देख लिया है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही जानना था। बाकी तो this chapter is so based on our Indian society that you too can experience it by yourself for this book.
So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next chapter of this social and political life part 2.